फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जैसा कि नीट और सीबीएसई का सवाल है तो एनसीईआरटी तो हम छोड़ नहीं सकते, चाहे जो। बट सिर्फ उतना करने से ही फिजिक्स नहीं होगा, एक्स्ट्रा भी। देखो, फिजिक्स में जो सीबीएसई है, उसका 70 मार्क्स का जो पेपर होता है, उसमें मान के चलो 80% के अराउंड, 80 से 85%। ये तो तुम्हारा जैसे नॉर्मल सवाल सब आता है एनसीईआरटी का, छोटा आसान, ये सब का तो। लेकिन 10-15% जो है न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, थिंकिंग टाइप का क्वेश्चन, ये जेई मेंस लेवल तक पहुंच पिछले 2 साल से, उसके पहले नहीं था। ठीक है, तो 10-15% काफी मायने रखता है। 10% साथ या 15% अगर रखे तो 10 नंबर हो गए, 70। अगर नहीं करके जाएंगे तो आखिर वहां फंसेंगे। जेई मेंस लेवल का मतलब कि तनाव भी ज्यादा नहीं रहता, बट हाँ रहता है, अलग टाइप के सवाल होते हैं। तो इन सभी चीज को काउंटर करने के लिए ये है हमारे पास हथियार। ठीक है, एवरी ईयर इट इज रिपीटेड। कोई कितना भी हवा बना ले, फिजिक्स टफ आया, लिंदी आया, कुछ भी आया, मैं आपको सारा सवाल हर साल का वही, इस साल भी वही हुआ, अगले साल भी वही होगा। ठीक है, दिस इज योर की। ये अगर हम लिखकर, समझकर, क्वेश्चन सॉल्व करके अगर नहीं गए तो दो चीजें होगा, एक तो बनेगा और दूसरा पेपर भी नहीं कंप्लीट। 2 नंबर के सवाल में दो दो पेज लिखवाता है। ये 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर है कि नहीं? 3 घंटा आपको बैठा के रखना है उसको। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1.5 घंटा में पेपर सॉल्व करके दे देगा 70 नंबर का। तो कुछ कुछ सवाल होते हैं 2 नंबर 3 नंबर के, जिसमें आपको दो दो तीन तीन पेज लिखवा लेता है। जिसमें आपने देख रखा है सीबीएसई का कैसा हो, उसके लिए भी एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। एकदम ये नहीं कह रहे यार 2 नंबर का सवाल है थोड़ा लेथार्जिक हो गए, नहीं। हर क्वेश्चन को उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे आप एक आसान सवाल ट्रीट करते, और जैसे आप हार्ड करते। हार्ड सवाल पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना हो, काम बन जाए। ठीक है, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। सबसे पहले ये फील्ड और चार्जेस हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पोर्शन में पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स? रेस्ट। So we will be studying different concept of charges when the charges are at what? Rest. ठीक है, बस। वो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। कोई लिखने नहीं पूछने वाला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे वहां पर चार्ज जो हो, क्या होगा बेटा, वो चार्ज फिक्स्ड होगा कहीं लोकेशन। ठीक है, तो ये रहा डेफिनेशन, मार्क कर लीजिए। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम रुका हुआ चार्ज, स्टैटिक चार्ज। ठीक है, जैसा कि मैं हमेशा आपको एक विजुअलाइजेशन वाला एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी एक एग्जांपल हो सकता है हमारे लिए। तो सर किस तरीके के चार्ज को हम स्टैटिक चार्ज बोलेंगे? तो बचपन में हमने एक कंघी वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंघी को अगर ड्राई हेयर पर रब करे और उसके बाद छोटे छोटे पेपर्स के पास लेकर आए, ये पेपर्स वगैरह क्या हो जाते हैं, ट्रैक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कंघी के ऊपर रबिंग करने से जो चार्ज है, चार्ज को हम कैसा चार्ज बनाते हैं? स्टैटिक चार्ज। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, बट ये हमारे लिख कर रखा होगा ये सब। ठीक है, कभी कभी ज्यादा खून पकड़े
छूते भी हैं तो हल्का सा तुम्हें कुछ फील होता है, अभी मतलब वो वाइब्रेशन टाइप का, करंट टाइप का। तो वो बेसिकली फील किस चीज का हो रहा होता है आपको? स्टैटिक चार्ज। ठीक है। इसमें से अभी कुछ पूछना आप? स्टैटिक चार्ज डिफाइन करने आएगा तो लिख देंगे हम। खाली ध्यान रखना, रुका हुआ चार्ज की वजह से जो स्टेट, उसको हम स्टैटिक चार्ज बुलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज टू काइंड्स ऑफ चार्ज। देखो, जो शुरू का पोर्शन है, जब तक हम कूलम्स लॉ तक नहीं पहुंच जाए, खाली थ्योरी है। थ्योरी 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 और एक्सपेरिमेंट पर बेसिस सब कुछ। थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट। और ऐसा नहीं है कि सेक्शन से सवाल नहीं आते, सवाल आते हैं, अच्छे अच्छे सवाल। तो कुछ फैक्ट को हम पहले मेमोराइज करेंगे, और उस फैक्ट को मेमोराइज करने के बाद हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ताकि हमें एक्सपेरिमेंट और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। तो व्हाट आर दोज फैक्ट्स, ये रटा हुआ होना चाहिए बेटा। फैक्ट नंबर वन, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस में हम क्या देखते हैं? एक चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। एक चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है। हाँ। ग्लास रॉड को जब आप सिल्क क्लोथ से रब कर, ठीक है, ये रटना है ये। तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है, सिल्क क्लोथ पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये सब कोई लिख के नहीं देगा। आपको लिख के देगा ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लोथ। उसके बाद अपना दिमाग लगाते रहिए कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है। समझ आए ये चीज? सिमिलरली, जब आप प्लास्टिक रॉड को कैच फर से रब करते हो, तो प्लास्टिक रॉड के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, कैच फर के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो देखो, एक्चुअल में हमने तो पहले कॉल दिया, एक्चुअल में क्या हुआ था 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले, जब ये चार्ज की डिस्कवरी हुई थी ना बेटा, तो साइंटिस्ट लोगों ने ये कंक्लूड किया था कि बाय कन्वेंशन ग्लास रॉड पे जो चार्ज आता है, उस चार्ज को हम क्या बनाएंगे? अभी तो आपने याद करके लिखा है पॉजिटिव चार्ज। तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव क्यों आया? बाय कन्वेंशन। जब साइंटिस्ट लोगों ने दो चार्ज की डिस्कवरी करी, तो साइंटिस्ट के पास ऑप्शन था ना कि भाई दोनों को अलग अलग नाम देना है। तो उन्होंने कैसे ये चीज को सेलेक्ट किया? ये बोला कि ग्लास रॉड के ऊपर जैसा चार्ज आया, उसके तरह का बिहेवियर अगर होगा तो उस चार्ज को हम क्या बुलाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क रोड के ऊपर जो चार्ज आया, उसके तरह जो बिहेवियर होगा, उस चार्ज को हम क्या बुलाएंगे? नेगेटिव चार्ज। तो इट वॉज बाय कन्वेंशन, charge on glass rod was called positive, charge on silk cloth was taken to be negative by convention। इसका कोई सिर पैर नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है। तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, यहाँ पर चीज एक सोचने वाली है, बचपन से क्या पढ़ते आते हैं? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। कैसे बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव? वाई वी से नेगेटिव पॉजिटिव? तो वो इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर किसकी तरह होता है?
सिल्क क्लोथ की तरह। प्रोटॉन का बिहेवियर किसकी तरह होता है? ग्लास रॉड की तरह। तो ग्लास रॉड की तरह जिसका बिहेवियर होगा उसका कैसा चार्ज होगा? प्लस। और सिल्क क्लोथ की तरह जिसका बिहेवियर होगा उसका कैसा चार्ज होगा? माइनस। तो इसी कन्वेंशन के हिसाब से एनसीईआरटी भी यही बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और हम ब्रैकेट में लिखेंगे behaves like glass rod, behaves like silk cloth। हाँ। उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, बोला सही, लिख दिया उल्टा। ये सब होगा थोड़ा बहुत। ठीक है। वो थोड़ा अंडरस्टूड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो बता देना मेरे को। ठीक है। इस पर वापस आएंगे। ठीक है। इस पर वापस आएंगे पहले। ये आया ही क्यों? वाई? ये आया ही क्यों? ग्लास रॉड को जब आपने स्लिक को से रब किया तो क्यों आया उसके ऊपर चार्ज? कॉमन सेंस, आंसर बोलो यार। नहीं नहीं, प्लस माइनस क्यों? ठीक है, फ्रिक्शन हुआ क्या होगा वो पूछ रहा हूँ। किसी, अच्छा ठीक है, एक मेटल है उसके ऊपर माइनस चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाता होगा ज्यादा। और एक मेटल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? तो लूज करके, तो रबिंग के समय क्या हुआ होगा? एक ने लूज किया होगा, एक ने गेन किया होगा, तो इसी को क्या बुलाते हैं? कॉज ऑफ दिस चार्जिंग। ठीक है, तो लिखिए। अंग्रेजी जरूरी है इसका। इसका पहले एक टेक्निकल नाम लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ दिस फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। थ्योरी समझ में आ गया जो मैंने बोला? ठीक है, तो बस अंग्रेजी में खाली लिखना है। while rubbing charge from what material gets transferred to the other। और चार्ज में भी कौन सा चार्ज बेटा? कौन सा चार्ज? पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? इट्स ऑलवेज इलेक्ट्रॉन। व्हाई इलेक्ट्रॉन? व्हाई ऑलवेज इलेक्ट्रॉन? ऐसा पढ़ रखे हो छोटी क्लास में। प्रोटॉन कहाँ बैठा होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बैठा रहता है, तो वो वहां पर उसको बाहर आने की टेंडेंसी क्या होगी? कम। और बाहर के शेल में कौन बैठा होता है? इलेक्ट्रॉन। तो निकलने की ज्यादा टेंडेंसी किसकी है? इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिएगा वाई इलेक्ट्रॉन भी। क्या पता। सीबीएसई कोई ठिकाना नहीं।
while rubbing, charge material gets transferred to the other. What will happen due to this, बच्चा? The material in which excess electron is there will be negatively charged, and material less electron there. Why less electron? Because of transfer. It will be what kind of charge? Positive charge. कॉमन सेंस इतना समझ में आता है? करेक्ट। टेक्निकल सा नाम है, कहीं कहीं पर हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक, ये सब चीज नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ। हाँ ये है, व्हाट इज कॉज ऑफ चार्ज। तो सर ग्लास रॉड से ही स्ट्रेंथ में उल्टा कहीं, उल्टा कहीं नहीं है, इधर से इधर नहीं है। या फिर कैच पर से ट्रांसफर हुआ होगा तभी प्लास्टिक रॉड नेगेटिव चार्ज आया होगा, ऐसा क्यों हुआ है? नहीं वैसे नहीं। तो आपने क्लास 11 की हिस्ट्री में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा वर्क फंक्शन के साथ? क्या होता था वर्क फंक्शन? एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड जिसके ऊपर अगर एनर्जी पहुंची तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर। इट विल बी इमिटेड विथ व्हाट? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हर मटेरियल का वर्क फंक्शन सेम होता है? नहीं। तो जिसका वर्क फंक्शन कम हो वहां से इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकलेगा। समझ आता है ये चीज? और वहां पर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी क्या चीज का डालती हो? एच न्यू, लाइट। यहां पर एनर्जी किस चीज का है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन डालकर बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा के दूसरे जगह भेजते हैं। और इसका बेसिक रीजन क्या होता है? वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इतना तो नहीं है किताब में, बट लिख लीजिए। एक क्वेश्चन बस खाली लिख लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि कभी आ जाए, क्योंकि आपने आपने इलेक्ट्रोस्टैट भी पढ़ा है। दे कैन आस्क यू, हाउ विल यू डिसाइड which one will lose electron and which one will gain electron? How will you decide? On the basis of वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। सर वर्क फंक्शन तो मेटल के लिए ही होता है बस, हम तो यहाँ प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट वर्क फंक्शन, इट मींस व्हाट? यहाँ पर वर्क फंक्शन का क्या मतलब है? कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit एंड conduct। ठीक है। कॉज ऑफ चार्ज क्लियर है अब? ये भी लिखी लो।
लोअर वर्क फंक्शन मटेरियल will transfer आके उल्टा हायर वर्क फंक्शन मटेरियल विल गेन इलेक्ट्रॉन। इट इज इजियर टू knock out an electron from the material of lower work function। इसमें कुछ पूछना आप पढ़ लो एक बार शुरू से लेकर अभी तक, क्योंकि ये सब याद होते हुए चलना चाहिए, आगे यही सब चीज को यूज कर। तो एक बार रीड थ्रू इसको शुरू से। हो गया। केमिस्ट्री में लास्ट ईयर आपने ये भी पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? वो क्रिएट होगा भी नहीं, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। यहाँ तो आपने क्रिएट कर दिया, क्रिएट कर दिया ना चार्ज। अब लॉ तो बर्बाद हो गया हमारा। ठीक है, तो एक फैक्ट लिखिए। ड्यूरिंग रबिंग law of conservation of charge is still valid। लॉ कैसे खराब हो जाएगा? तो फिर अपने दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हाउ। चलिए इसको ना आपके लैंग्वेज में हम समझाते हैं। तो मान लेते हैं कि ग्लास बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन इधर गए। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 ऑन रबिंग। सिचुएशन कैसा आएगा? 5 लेस इलेक्ट्रॉन, 5 मोर इलेक्ट्रॉन। 5 लेस मतलब अभी भी क्या है? 0। ठीक। तो हाउ में हमें सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स नहीं देखने होते बेटा, हमें क्या देखना होता है? यू हैव टू सी कंप्लीट सिस्टम। नहीं तो चार्ज क्रिएट हो जाएगा और चार्ज डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। बट यहाँ अगर देखा जाए कुछ नहीं हुआ है, चार्ज बस क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ, एक से एक जगह से दूसरे जगह। मास भी वैसे ही होता है, इट कैन बी, सॉरी, आपका जो एनर्जी होता है वो भी वैसे ही होता है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये है एनसीईआरटी।
हमें सिस्टम को देखना है, पूरे सिस्टम को देखना है। तो पूरे सिस्टम का अगर आप देखोगे तो शुरू में ही भी जीरो चार्ज और बाद में भी जीरो है ना। कोई चार्ज नहीं है ना शुरू में, रबिंग के पहले। रबिंग के बाद चार्ज है, बट नेट क्या है? जीरो। वी हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ चार्ज। नेट चार्ज। नेट वर्ड इज यूज्ड इन एनसीईआरटी, तो आप भी यूज करेंगे वही। देखो ये सब बड़ा टेक्निकल टेक्निकल सा चीज है, ठीक है। तो पढ़ता भी नहीं है कोई, छोड़ के चला जाता है, सवाल नहीं आता है। जिस साल सवाल अगर पूछ दिया ऐसा वैसा, ठीक है, फिर तो हम गए काम से, निपट गए हम। एक ही नंबर का, थोड़ी नंबर का पूरा पेपर में तो नहीं है ना पूछेगा। पांच पांच नंबर का सवाल पूछने के लिए बहुत है, कूलम्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत चीजें हैं। ठीक है बच्चा। तो इतना आपने पढ़ लिया। अब मेरी बारी आपसे सवाल पूछने की, क्वेश्चन लिखिए। चेंज करेगा तो क्यों करेगा, और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि आप गलत आंसर लिख देंगे एक बार में, तो कॉपी के पीछे लिख लीजिए, देखिए क्या होता है आंसर। प्लीज डू इट। हो गया आंसर हमारा। आंसर क्या होगा बेटा, यस या नो? रीजन, since we know that electron has a finite mass. What is that mass? What is the mass of electron? ये ऐसे ही जीके के लिए। So transfer of electron to for a positively charged body
slightly reduces the mass of. तो बताओ भाई, ग्लास रॉड का मास क्या होगा? ग्लास रॉड कैसा होता है? पॉजिटिव बनता है, तो ग्लास रॉड का मास क्या होगा? घटा होगा, स्लाइट डिक्रीज। बाकी दूसरे वाले का लिख लेंगे हम, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया होगा उसमें स्लाइट इंक्रीज हुआ होगा। अब मास कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो गया? टोटल अगर देखेंगे तो इट विल रिमेन सेम। मास भी क्या है? कंजर्व। ठीक है, एक का घटा होगा दूसरे का बढ़ा होगा, दोनों को अगर एक साथ देखेंगे तो इट विल रिमेन सेम। ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, बोलो बच्चा। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, बट हम इसको वैसे ही याद है, विच इज नॉट बेसिक प्रॉपर्टी। व्हाट विल हैपन टू दिस? a charge and a neutral body, एक चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी ऐसे है रखा हो, what will happen? चार्ज एंड न्यूट्रल बॉडी, कुछ नहीं, अट्रैक्ट। सिखा देंगे क्यों होता है थोड़ी देर में। ठीक है, अभी लिख लो, मामला यहीं फंसेगा तीसरे वाले में। ठीक है। नाउ अज्यूमिंग कि ये फैक्ट हमें याद है, अज्यूमिंग कि ये फैक्ट, इन फैक्ट वी कैन से दैट कि अगर आप दो बॉडीज को पास में लाए हैं, ठीक है, और वो रिपेल किया, इसका मतलब both bodies are definitely charged, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आपने दो बॉडीज को ऐसे पास में लेकर आए और अट्रैक्ट किया, तो आप क्या ये बता सकते हैं कि कौन सा बॉडी चार्ज है कौन सा बॉडी अनचार्ज है? अगर ये चार्ज हुआ, ये अनचार्ज हुआ, तो भी होगा अट्रैक्ट। ये चार्ज हुआ, ये अनचार्ज हुआ, तो भी होगा अट्रैक्ट। और ये भी चार्ज हुआ, ये अपोजिटली, तो भी क्या होगा? अट्रैक्ट। देयरफॉर वी से दैट, ये सब नहीं है की हुई, ठीक है। देयरफॉर वी से दैट कि रिपल्शन इज द surety of the test to identify whether the given charge, whether the bodies are charged or repulsion अगर हुआ, बॉडी तो चार्ज है ही, कैसा चार्ज है वो नहीं पता। ठीक है, तो नोट करके हम यहाँ लिख लेंगे, यही लिख रिपल्शन provides it with surety that the bodies are charged। अट्रैक्शन है,
ये क्वेश्चन मेरा क्लास 7 में गलत हुआ था, तो अभी भी याद है। नहीं, तब ये सब होता था हमारे पास। आप जो अभी पढ़ रहे हो ना, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वगैरह सब, ये सब हमसे 7 6 7 हमारे बुक्स में। उस समय याद ही नहीं रहता था, कैंसर, प्लास्टिक रॉड, ग्लास रॉड, और ये रटना होता था। ये सब नहीं बताते थे कि चार्ज कैसे ट्रांसफर होता था, नहीं, बस याद करवाने वाला क्वेश्चन करवा देते थे 7 में ही। रट लो, बाद में जब उसका एक्सप्लेनेशन आता है तो इजी पड़ जाता है। अरे ये साथ में थिंकिंग प्रोसेस भी है आपका, ध्यान रखिएगा। थिंकिंग प्रोसेस भी है आपका, कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बॉडी 1, बॉडी 2। यहाँ तो ऊपर तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो प्लस प्लस, या तो यहाँ तो दुनिया भर का पॉसिबिलिटी है। प्लस न्यूट्रल, माइनस न्यूट्रल, प्लस न्यूट्रल, माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस, उसके बाद ये प्लस ये माइनस। ठीक है बच्चा, इसमें कुछ पूछना आपको? तो क्वेश्चन लिखो, आसान वाले। आपने सिल्क के थ्रेड, सिल्क के थ्रेड को इंसुलेटर माना जाता है। सिल्क थ्रेड को क्या माना जाता है? इंसुलेटर। सिल्क थ्रेड में दो पिच बॉल्स लगाए। पिच बॉल्स, ऐसा वर्ड आएगा। व्हाट इज अ पिच बॉल? इट्स अ काइंड ऑफ कंडक्टर। ठीक। आपने दोनों ही पिच बॉल्स को पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड से टच कर दिया, व्हाट विल हैपन? टच कर दिया, छू दिया। कहने का क्या मतलब है? दोनों ही बॉल्स पर हम क्या दे रहे हैं? सेम चार्ज। सेम चार्ज अगर होगा तो क्या होगा? बोलो। रिपेल कर जाए। एक ग्लास रॉड से छुए, एक प्लास्टिक रॉड से छुए। यहाँ तो साइन भी लिख सकते हैं। छुआ है तो, छुआ है तो सेम चार्ज ट्रांसफर। इज टच्ड, ध्यान रखना, इज टच्ड, इंपॉर्टेंट है ये। नॉट टच होगा तो फिर दूसरे तरीके से बिहेव करेगा वो। इज टच्ड। व्हाट विल हैपन इन सेकेंड केस? एक में प्लस आएगा, दूसरे में माइनस आएगा, और दे विल अट्रैक्ट। अगेन टच्ड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, इन दोनों का भी एक टेक्निकल नाम होता है। लिख लिख लो यार कहीं जगह लगाकर।
फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या पता लिखने दे दे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन इज, ये भी हमने पढ़ ही रखा है छोटी क्लास में, कंडक्ट एंड इंसुलेटर्स। So how do we define conductors? नीचे लिखो यार, how do we define insulators? सेम आंसर। कंडक्टर का क्या है? विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू, इलेक्ट्रिक करंट का अगर मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ चार्जेस, रुका हुआ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन वगैरह क्या होते हैं ये सिखाया है अभी, बट रीजन बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस कंडक्टर्स? मेटल्स। व्हाट आर एन एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर्स? ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग घटना है, बिकॉज इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट करने से हमें ये पता चला है कि किसी कंडक्टर के ऊपर अगर आप चार्ज दो, ठीक है, दैट चार्ज गेट्स, प्लस हो या माइनस, मान लो प्लस दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। एज अ फैक्ट याद रखना है। आगे तो और बड़ी बड़ी चीजें हम इस पर करेंगे। वाई?
बीच इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि कहीं पर चार्ज हो जाता है, कहीं पर चार्ज अवेलेबल नहीं होता है, बट जनरली हम चार्ज को क्या बोलते हैं कि इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द कंटेनर। जो भी चार्ज आपने डाला, अगर आप माइनस चार्ज डालते तो कौन सा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता पूरे कंडक्टर के ऊपर? माइनस। पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे मान लो आपके पास एक मेटल बॉल है, तो मेटल बॉल का जो सरफेस है 4 पाई r स्क्वायर वाला सरफेस पूरे पर डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक्सपेरिमेंट से हम स्टैब्लिश करते हैं। तो सर इंसुलेटर के केस में क्या होगा? इंसुलेटर के केस, इंसुलेटर के केस में अगर आप चार्ज देते हो तो इट रिमेन्स कंसेंट्रेटेड एट अ स्मॉल प्लेस, जहां दिया है वहीं रहेगा। समझ आई ये चीज? जहां पर आपने इसको चार्ज किया है वो वहीं पर रहेगा। अंग्रेजी में लिख लो इसको भी, क्या बोलता है अंग्रेजी? When charge is put on an insulator, it remains at same weight. पूरा कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में आपको सिखाया जाएगा अगली चैप्टर जब पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे ना तब, अभी नहीं। ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब तार जोड़कर अर्थ में डाल देने के। अर्थ एक्ट एज infinite reservoir of electrons. It can be either a sink or a source of electrons. Both. Suppose you have a positively charged body, ठीक है, आपने इसको अर्थिंग का सिंबल है, सिंबल फॉर अर्थिंग। नाउ इन दिस केस अर्थिंग विल एक्ट एज व्हाट? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने रास्ता बनाया किसका बनाया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अर्थ से कहा? कंडक्टर। तो एक बात बताओ, ये डायरेक्शन किसका होगा? मोमेंटरी डायरेक्शन।
मोमेंटरी क्यों बोला? तुरंत होता है ये, वेरी फास्ट, कुछ सेकंड के लिए करंट। ये चीज आपने क्लास 10 में सीखा था जब आप आयरन वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, तो वाई दे आर कंडक्टेड विथ ग्रीन वायर, न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल बोलते हैं, वो ग्रीन वाला अर्थिंग वायर। तो अर्थिंग वायर में ये हो रहा होता था तुरंत। सर व्हाट हैपेंस इन दिस केस? In this case, it will act as a sink. करंट का डायरेक्शन क्या होगा? आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा तो सर ये काहे फ्लो कर रहा है इधर से? ये बताइए काहे फ्लो कर रहा है इधर से? क्या, क्यों क्यों फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन? एनसीईआरटी 10वीं का बढ़िया से पढ़ा होगा तो वहां सिखाया गया था, इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस। व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहाँ पोटेंशियल आएगा अगले चैप्टर में, तो अभी नहीं लिख सकते ना उसके। इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? जीरो। ठीक है। पॉजिटिव इज एट हायर पोटेंशियल, नेगेटिव इज एट लोअर पोटेंशियल। तो अगर ये हायर पोटेंशियल है, ये जीरो है डिफरेंस। और अगर ये जीरो है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है, तो अभी भी डिफरेंस है। तो पोटेंशियल का कंसेप्ट आएगा, बट चूंकि आपने 10 में वो पढ़ा है वो लाइन डिफरेंस, वो यहाँ से आपको दिखना चाहिए। ठीक है। अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, ये इतना सा है। अभी अर्थिंग के बारे में और एक, बाकी सारी चीजों को पढ़ लेंगे तब। अभी के लिए बस इतना है। अभी के लिए बस इतना है। और भी पढ़ना है। पोटेंशियल के टर्म्स में अर्थिंग कैसे होगा, दो कंडक्टर को जोड़ देंगे तो कैसे होगा, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन वो पोटेंशियल पढ़ाने के बाद ही कर सकते हैं, अभी तो नहीं कर सकते वो। ठीक है। नेक्स्ट इज इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डेफिनेशन लिखो यार, ये नया चीज पूरा। इट इज अ phenomenon in which temporary electrification, not permanent। ये याद, ये जो लाल से लिख रहा है।
कब? इन द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय चार्ज। ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपको ये फिनोमिनल समझाता हूँ। ठीक है, लिखना हो गया, डायग्राम बन गया। ये पूरा स्टैंड इंसुलेटर, इसका कोई रोल। ठीक है, पूरे के टॉपिक्स को यूज करेंगे। बन गया सभी का? चलो, अब सुनना और फिर बाद में लिखना, लिखवा देंगे आपको फिर। ठीक है, समझने वाली चीज है कि कंडक्टर के बारे में आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा? व्हाई इट इज कंडक्टिंग? बिकॉज इट हैज व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब आप पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड यहाँ पर लेकर आते हो, तो कंडक्टर के अंदर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? अट्रैक्ट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक साइड से मूव करके दूसरे साइड पहुंच जाएंगे, तो एक साइड से मूव कर गया तो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम। सो दिस विल बी हैविंग व्हाट? पॉजिटिव। ठीक है, यही चीज ये लाइन लिखी हुई। सो दिस इज कॉल्ड द क्लोजर, दिस इज कॉल्ड द फर्दर। व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पूरा नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग होता है वो। ठीक है, लिख लें अब। सिंस कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, it gets attracted by positively charged and accumulates at which end? At near end or closer end? इस तरह वाले डायग्राम का एक्सप्लेनेशन ये रहा। इधर वाले का इधर लिख लेते हैं। दिस रीजन
becomes deficient of it, and hence positive charge, and hence positively charged. तो हमने कंडक्टिंग रॉड को कैसे चार्ज कर दिया? बाय इंडक्शन, बिना छुए। छू देते तो क्या होता? ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये सारा का सारा कंडक्टर के ऊपर है, और कंडक्टर के ऊपर जब चार्ज आता है तो क्या होता है बेटा? इट गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो पूरा का पूरा कंडक्टर कैसा आपको सरफेस पर दिखता? प्लस। खैर, जब छू देंगे वो अगले में आएगा, अभी नहीं। अभी तो इंडक्शन। ठीक है। तो अब आपके मन में ख्याल आना चाहिए, सर ठीक है, रॉड को पास ले आए, ऐसा हो गया, हटा दिए तो क्या होगा? What will happen if positively charged glass rod is removed? पास लाए, फिर हटा दिए। वापस से चार्ज का, फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? रिडिस्ट्रीब्यूशन, और पूरा चार्ज गायब। तो आंसर लिख लीजिए। चार्जेस ऑन conducting rod will disappear once the glass rod is removed। जैसे हटाया वैसे ही गायब। ठीक है। इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियसली होता है ना, 5 मिनट बाद, तुरंत। ठीक है ना। एक टेक्निकल नेम होता है जो हमने ये सारी चीजों को पढ़ा उसके लिए। कंडक्टिंग रॉड पर जो चार्ज आया, माइनस वाला, या फिर इस चार्ज को हम क्या बुलाते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज। लिख लीजिए, लिखा होता है इंड्यूस्ड चार्ज। ये जो माइनस आया ना, माइनस, ये जो प्लस आया, प्लस, दीज आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। और ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज है, ये इसको इंड्यूस कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग, ING। ठीक है। किस तरीके का क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ही लिख लो। डिस्क्राइब
हाउ टू मेटल स्पीयर कैन बी अपोजिटली चार्ज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ठीक है, इसको डायग्राम से समझो, क्या है प्रोसेस। एक तो समझना होगा ना कि कैसे करते हैं, उसके बाद में सवाल बने। टू मेटल स्फीयर्स को हमें अपोजिटली चार्ज बनाओ। पहला स्टेप इज, अब ये थोड़ा बड़ा बन गया यार, कैसे मेरे को बनाने देना फिर बनाना, तो 10 बार मिटाना पड़ जाएगा। हाँ, अब ठीक है। जिनको भी चार्ज करना है पहले कांटेक्ट में लेकर आओ। Hence it will behave as what? A single rod। दो तार को अगर जोड़ दोगे तो क्या होगा वो? सिंगल तार की तरह बिहेव करेगा। इट विल बिहेव एज सिंगल रॉड। स्टेप टू, अब सही तरीका है बनाने का। पहले ये बना लेंगे फिर ये बना लेंगे। ग्लास रॉड लेकर आइए। और अगला वाला फिर स्फीयर पर क्या चेंजेस होंगे वो बताइए। पढ़ा ना ये? इसको सोचकर समझकर बताना है, स्फीयर पर क्या चेंजेस आएंगे। Sphere is behaving as two sphere is behaving as what? One single rod। यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर, ठीक है। सी, ये लिखना होगा। सेपरेट them by small distance while keeping the glass rod in the same position। Now remove the glass।
नाउ रिमूव द ग्लास रॉड। आप तो बोले थे ग्लास रॉड हटाएंगे तो गायब हो जाएगा चम्मच। अब ये इसके इन्फ्लुएंस में है और ये वाला इधर वाले के। इस केस में क्या था बेटा, इसको इन्फ्लुएंस करने वाला कोई और कुछ था आजू बाजू में? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर ये वाला राइट साइड के इन्फ्लुएंस में और राइट साइड वाला इधर वाले के इन्फ्लुएंस। उस लेकिन उस इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव आपस में क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट। नाउ सेपरेट देम बाय दिस। अच्छा, ये सेपरेट करते वक्त, एक्सपेरिमेंट में ये सेपरेट करते वक्त सेटअप को कहाँ से पकड़ना है, बॉल उठा के इधर करेंगे या फिर स्टैंड से? स्टैंड। स्टैंड पकड़ कर सेपरेट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई बॉल पकड़ के काहे नहीं? क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या होता है, कंडक्टर। अगर आपने बॉल को पकड़ लिया तो बेसिकली आपने उस स्फीयर को क्या कर दिया, अर्थ अपने थ्रू आपने सारा चार्ज किधर पहुंचवा दिया, धरती पर। एक और एग्जांपल लिखिए। हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर? मेटल स्फीयर मतलब कंडक्टर या इंसुलेटर? टचिंग वाला तो आसान है, ग्लास रॉड लाइए छू दीजिए, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा विदाउट टचिंग। तो कॉमन सेंस इज व्हाट, स्फीयर पर क्या लेकर आना है। यहाँ अगर पॉजिटिव लाना है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्लास्टिक रॉड। तो इस बार तो एक ही स्फीयर है, तो इसके एक एंड पर प्लस आएगा और दूसरे एंड पर क्या आएगा, माइनस। स्टेप वन, किसको भगाना है,
माइनस कैसे भगाया था? भगाया आपको कोई माइनस? देखिए पीछे पन्ना पलट के, कोई प्रोसेस से जिससे आपने माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन को भगाया हो, इलेक्ट्रॉन को मूव कराना सीखा हो। हाँ, कहाँ सीखा इलेक्ट्रॉन को मूव कराना? अर्थिंग कर दीजिए, अर्थिंग करिए। अब यहाँ एक कंफ्यूजन का जड़ आएगा कि सर अर्थिंग करने से तो ये भी खत्म हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज तो वो नहीं करता है, प्रोटॉन साफ फंसा हुआ होता है वो न्यूक्लियस पर। पहला एक्सप्लेनेशन इसका। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है कि क्या आपने प्लास्टिक रॉड को अभी तक यहाँ से हटाया है? दिस इज व्हाट, क्योंकि नजदीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और नेगेटिव चार्ज के साथ प्लास्टिक रॉड का कैसा होगा? रिपल्शन। तो और एक तो अर्थिंग भी लगा दिया, एक झटका भी दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? अर्थिंग की तरफ भागे। बट जनरली इसका एक्सप्लेनेशन हम कहाँ से देते हैं? प्लास्टिक रॉड और इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इधर का पॉजिटिव चार्ज हमारे ये न्यूट्रलाइज इधर से नहीं होता, क्योंकि अभी भी दिस पोर्शन ऑफ योर कंडक्टर इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ प्लास्टिक। अब क्या करेंगे, बता देंगे प्लास्टिक रॉड। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इससे बहुत बार सवाल आता है। क्या करना चाहिए बताइए? आपने कंडक्टर का सारा फ्री इलेक्ट्रॉन तो खा गए आप, अर्थ करके। सारा फ्री इलेक्ट्रॉन में ये क्या हो जाएगा? डेफिशिएंट। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इसको हटा दिया, ठीक है, इसको हटा दिया तो ये तो चला गया। अर्थिंग के लिए दिस विल बी एक्टिंग एज व्हाट? पॉजिटिव। तो फिर अर्थ कैसे तरह एक्ट करने लगेगा? सोर्स। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। तो इसका मतलब इसको तो नहीं हटा सकते। किसको हटाना होगा? अर्थिंग को हटाइए। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, पहले कौन हटाते हैं? अर्थिंग। और सी स्टेप आते ही आपको दिखेगा कि वो ए के जैसा है। क्या वो ए के जैसा है? क्यों नहीं है वो ए के जैसा? सी वाला ए के जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि आप सारा फ्री इलेक्ट्रॉन उसका खा चुके हैं। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ नहीं है, इसीलिए ए और सी सिमिलर नहीं है। और इसके बाद हटा दीजिए इसको। सर आप तो बोले थे कि इसका इन्फ्लुएंस है, ये इसका इन्फ्लुएंस जब खत्म होगा तो ये तुरंत इंस्टेंटेनियसली लिखाया था ना, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ क्यों नहीं होगा? अगेन सेम रीजन, आप उसका सारा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर चुके हैं? खा चुके हैं। वहां पर रिडिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता था? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ करता था। यहाँ पॉसिबल ही नहीं है रिडिस्ट्रीब्यूशन होने का। तो आपका जो बॉल है वैसा चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ पूछना आप? घर पर ये सब चीज दो बार तीन बार पढ़ना, अभी क्लास में समझ में आ जाए, घर पर अरे क्या हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। आज ही पढ़ना, आज ही एक बार शाम को एक बार रात। ठीक है, खासकर ये इंडक्शन वाले सबके बस का बात नहीं होता है कि आप इंडक्शन वाले क्वेश्चन कर लो। यही दोनों में से कोई एक आता है। ठीक है।
इलेक्ट्रोस्कोप। इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट, वो डिटरमाइन करने के लिए। मैं तो एक सिंपल सेटअप बना रहा हूँ, हम एनसीईआरटी वाला सेटअप देख लेंगे। यहाँ पर मेटल की दो प्लेट्स होता है, बड़ा थिन प्लेट होता है, पत्ती जिसको हम बोलते हैं। इलेबोरेट सेटअप बुक वाला देख लेंगे, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद बुक वाला डायग्राम दिखा देंगे। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, से फॉर एग्जांपल यू हैव अ रॉड लाइक दिस, इसमें पता लगना है कि वो चार्ज है या नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए ये चार्ज होगा, जब आप इसको छुएंगे क्या होगा? दोनों फॉइल में कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। दोनों फॉइल में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दे विल रिपेल। ठीक, ये समझ आता है? मैं दूसरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। माइनस, क्या चलेगा सब में? माइनस। इधर वाली पत्ती में क्या आएगा? अगेन क्या होगा? रिपेल। समझ आया? मिलेगा मौका, सुन लीजिएगा पूरा। इस बार नो चार्ज, कोई भी चार्ज आएगा अंदर? नहीं। तो पत्ती जहां का है वहीं रह जाएगा। तो इससे क्या पता चला? बॉडी इज चार्ज और नॉट, चार्ज नहीं। बॉडी इज चार्ज और नॉट। और एक लास्ट पार्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना ये वाला भी। मान लो यहां पर तुमने 5 चार्ज डाले, 5। ठीक, तो कुछ रिपल्शन हुआ होगा। अगर मान लो यहाँ, और इक्वली मानते तो इधर 2.5 इधर भी 2.5 आया हो, अगर मान लेते वैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो तो 5 की जगह 100 चार्ज डाल दो। तो 100 चार्ज डालोगे तो इधर कितना आएगा? 50। इधर कितना आएगा? 50। रिपल्शन ज्यादा होगा या कम? ज्यादा। इफ चार्ज इज मोर, रिपल्शन इज डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स बोलते हैं इसको, प्लेट्स नहीं बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं। Which implies what? We can also use electroscope to determine quantity of charge। कैसा क्वांटिटी? ज्यादा है या कम? ये नहीं कि 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, ना वो नहीं। ज्यादा चार्ज है या फिर कम चार्ज। ठीक है, अब लिख लीजिए, ऐसे ही बना लो, फिर बुक वाला देख लेंगे। ये समझ रहे हो ना? ये मैंने दो एक डायग्राम बनाए हैं, दो, एक ही में मैंने दोनों बना दिया है। एक बार प्लस के लिए बनाना था, एक बार माइनस के लिए बनाना था, तो आप कोशिश करना दो अलग अलग बना लें। मैंने 3 एक्सपेरिमेंट एक ही में कर दिया है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। आपको 3 अलग अलग डायग्राम्स बनाने थे आज में।
ये सब छोटा मोटा सेक्शन है जहाँ हम पीछे रह जाते हैं। पढ़ाता भी नहीं है कोई, और पढ़ते भी नहीं है लोग। क्यों भाई? तो सवाल नहीं आता है। आ गया तब? आपका तो साल बर्बाद हो गया ना। और भारी भरकम आ गया तब? ऐसा वाला ही आ गया, मान लो 5 नंबर का बना, 5 का तो नहीं, 3 का तो आ ही सकता है ये बनाने। फिर तो छूट ही जाएगा ना, फिर 3 छोड़ना ही पड़ेगा, और तो कोई उपाय नहीं है। तो हमने धीरे धीरे करके वो जो थ्योरी वाला सेक्शन था इस चैप्टर का, वो हमने कंप्लीट किया है। नहीं, थर्ड वाले में तो पहुंचेगा, कुछ है ही नहीं बेटा। वो वैसे ही रह जाएगा। चार्ज पहुंचेगा तब ना रिपेल करेगा, चार्ज पहुंचा ही नहीं। थर्ड में तो ना ही आप प्लस बनाओगे ना ही माइनस बनाओगे। इसमें कुछ पूछना आपको? देखो भाई, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? हो गया, ये बन गया। जिनका हो गया लिखिए, व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज। अब ये तो नहीं ना बताना होगा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है। कुलम। बट कुलम जो यूनिट होता है वो बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो जनरली हम क्या यूज करते हैं? मिली कुलम, या फिर माइक्रो कुलम। दिस इज 10 raised to power -6, दिस इज 10 raised to power -3। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। व्हाट काइंड ऑफ सम? एल्जेब्राइक सम, नॉट वेक्टर सम। व्हाट काइंड ऑफ सम? एल्जेब्राइक सम। 2 + 2 4, 3 + 2 5, 3 में -2 जोड़ेंगे तो 1, वो एल्जेब्राइक सम। ऐसे होगा +2
-5 +6 -2 -3। तो सबको जोड़ दें तो 6, 2 8, 5 3 8, क्या आएगा बेटा? -2 कूलम। दिस इज कॉल्ड एल्जेब्राइक सम। ठीक है। और लास्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बोलो, ये केमिस्ट्री में पढ़े थे हम। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था आपने बोर्स वाले में। NH/2 पाई। व्हाट वाज दैट? इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। वन, n का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 2 3 4, एन n कैनॉट बी 1.5 और 2.5। तो similarly quantization of charge means what? Charge will be always in the form of integral multiple of value of E. And what is that value of E? 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Integers. Can it be 1.5 E? No. Can it be 2 E? Yes. Can it be minus 2 E? Yes. But 1.5, 3.5, 1 ऐसा वैल्यू नहीं हो सकता है। Now the question is why? Why it cannot be so? Why the charge cannot be in half? आधा। पढ़ लिया आपने? आधा क्यों नहीं हो सकता है? What was the cause of a body developing a charge? पढ़िए जाकर, पढ़िए पढ़िए, खोलिए। ऐसे थोड़ी होगा फिजिक्स। What was the cause for the body to develop a charge? कॉज क्या था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है क्या? नहीं ना। वही रीजन है। लिख लीजिएगा, ये सब नहीं है एनसीईआरटी में। वाई इंटीग्रल मल्टीपल? वाई इंटीग्रल मल्टीपल? बिकॉज ड्यूरिंग ट्रांसफर, integral number of electrons are involved। ये इसके बाद वाला पोर्शन समझने के लिए हिंदी में लिख लेना। आधा या फिर 1/3 इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। यहां तक कुछ पूछना है? पन्ना पलट के देख लीजिए। पूरा थ्योरी वाला खत्म और कल से मैथ्स वाला चालू। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर क्लास 11 का पढ़ लीजिएगा। आप सभी को एक्सेस मिला हुआ है वीडियो का। अभी है टाइम मेरे को वहां तक पहुंचने में, ग्रेविटेशन वाले तक पहुंचने में। पोटेंशियल वगैरह सब जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ग्रेविटेशन का जो अगले क्लास में यूज होगा, ग्रेविटेशन फोर्स, G m1 m2 बाय R स्क्वायर।
ठीक है, डायरेक्शन के साथ। तो वो वाला पोर्शन अगली क्लास में पढ़ के आना है, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो खैर बाद में आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड भी पढ़ कर आना है। ठीक है, तो वहां से ही डायरेक्ट हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो पोर्शन है इट इज डन। ठीक है, जितनी भी थ्योरी थी, एनसीईआरटी, नॉन एनसीईआरटी, जेई मेंस, नीट, सब है आपके कॉपी में। इसके आगे तो कोई नहीं जाएगा, एडवांस तक कोई नहीं जाएगा। और खासकर ये वाले एक्सपेरिमेंट जो आपने करे, कैसे चार्ज करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, इसके आगे कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप जा सकते हो।